आज बता दें कि आज पीएमएलए कोर्ट में मंत्री आलमगीर आलम को पेश किया गया। ऐसे में ईडी की तरफ से कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी कि भाई हमें 10 दिन की रिमांड चाहिए, लेकिन कोर्ट ने ईडी को सिर्फ 6 दिनों की रिमांड दी है। वहीं फिलहाल अब आलमगीर आलम जो है वो होटवार जेल चले गए हैं। अब वहां पर आज उनकी रात बीतेगी। कल से जो है ईडी उनसे पूछताछ करेगी। कल से 6 दिनों तक वो ईडी की कस्टडी में है और ईडी उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि आलमगीर आलम के जो पीएस थे उनके नौकर के यहाँ 37 करोड़ रुपए मिले थे। ऐसे में ईडी ने आलमगीर आलम को भी समन भेजा था। दूसरे लगातार पूछताछ भी चल रही थी। वहीं आलमगीर आलम को कल गिरफ्तार कर लिया गया, ईडी ने गिरफ्तार किया और आज पीएमएलए कोर्ट में आलमगीर आलम को पेश किया गया। ऐसे में तमाम तरह के जो सवाल है वो अब विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, हम उनका तारुफ करा देते, वो भी जुड़ चुके हैं। उनसे कई सारे सवाल, उन सवालों का हम जवाब जानेंगे। रमाकांत महतो जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। रिंकू तिवारी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिंकू तिवारी जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। रिंकू तिवारी जी, किस तरह से देख रहे हैं, आज 6 दिनों की रिमांड पर चले गए हैं आपके मंत्री आलमगीर आलम, और ऐसे में अभी होटवार जेल की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद जेल में बंद है और लगातार इस तरह की कार्रवाई हो रही है ईडी की तरफ से। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि पिछले 2 वर्षों से राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस देश में पूरी तरह से विपक्ष की जहां सरकार है, जहां भाजपा के गैर भाजपा शासित दलों की सरकार जहां पर है, वहां पर इस तरह की कार्रवाइयां लगातार जारी है। और झारखंड में भी इस तरह की कार्रवाई की गई। एक मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, उनको उन पर आरोप लगाकर अभी दोष साबित नहीं हुआ है। दूसरी ओर हमारे मंत्री आलमगीर आलम जी के पीए के नौकर के यहाँ से पैसे की बरामदगी हुई, तो उन पर भी आरोप लगाकर और उनको भी जेल भेजने का काम आज की तारीख में किया गया है। ये अब न्यायिक मामला आ गया है। अभी जांच चलेगी, जांच में आगे दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन किसी पर आरोप लाए कि आपके पीए के नौकर के यहाँ इतनी भारी मात्रा में कैश बरामदगी हुई और किन आधारों पर उनको जेल भेजा गया, क्या उसमें आपसी जुड़ाव किए गए केस में इस तरह से किया गया, ये तो आगे न्यायिक प्रक्रिया की चीज है। लेकिन यह कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। उनके घर से या उनके लोगों के पास से, उनके घर के लोगों के पास से किसी भी तरह का कोई कैश बरामदगी नहीं होना, किसी भी तरह का अवैध मनी बरामद नहीं होना, लेकिन बावजूद उनको जेल भेजना जरूर यह कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि 4 चरणों का चुनाव पूरे देश में हो चुका है, 3 चरण के चुनाव बाकी। झारखंड में भी पहले चरण का चुनाव हुआ है 4 सीटों पर, 4 सीटों पर। उन 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जो है वो पूरी तरह से जीत की ओर अग्रसर है। और उसी को देखते हुए आनंद फानंद में यह कार्रवाई अचानक से लगता है कि की गई है। लेकिन ईडी संवैधानिक संस्था है, उस पर टिप्पणी भी बहुत ज्यादा करना उचित नहीं होगा। ये सारी प्रक्रिया न्यायालय के अधीन में चली गई है। वो रिमांड पर उनको ले लिया गया है, 6 दिनों तक पूछताछ होगी और वो भी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आगे चलकर वो न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल करे या जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसमें वो जाएंगे। ठीक है। तो ये पूरी तरह से ये कार्रवाई जो है कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, कहीं ना कहीं दबाव में संवैधानिक संस्थाएं इस देश में काम जरूर कर रही हैं। महतो जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं ये द्वंद्वात्मक बात कर रहे हैं। वो एक और कह रहे हैं कि ईडी संवैधानिक संस्था है, अपने हिसाब से वो काम करती है, कार्रवाई करती है। दूसरी ओर उसे राजनीतिक चश्मे की भी उनकी ज़रूरत पड़ जाती है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार भी मानते हैं। अरे भाई, जिस व्यक्ति को या जो माननीय है आपके, ये आप मान के चलिए कि 1 2 3 होना है। पहला हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता जो माननीय मुख्यमंत्री थे, 40 घंटे लापता रहे, भगोड़े की तरह भागते रहे, आखिर शिकंजा में कसे गए, सलाखों के पीछे चले गए। कोर्ट ने भी इस चीज को माना कि गलतियां हुई हैं इनसे, उन्हें भी अपराध का बोध हुआ और हटवार में अभी पड़े हैं।
दूसरी पार्टी की सरकार चल रही है, उस सरकार जो समझौते पे है, साझीदार है कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब। भाई आप उस मंत्रालय के चीफ हैं। आज ही नहीं, इससे पहले भी एसीबी ने इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहारे आप पे शिकंजा की बातें आई थी। आपकी जांच एजेंसी थी, आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। लेकिन जब सामने आए, अरे भाई सर मंत्रालय की चीजें को तो देखा करें। ये हमेशा से दागी मंत्री के रूप में रहे, स्पीकर रहे, उस समय धांधलियां इन्होंने की। एक सिंडिकेट बना करके ये पूरी सरकार काम लूटने के लिए काम कर रही है। और जब ये ईडी के रडार पे आ रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष दे रहे हैं। आप कह ही रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई, जब उनकी सरकार थी, क्योंकि आज़ादी के बाद तो उन्हीं के द्वारा बनाई गई ये संवैधानिक संस्थाएं थी। तो उन्होंने क्या इतनी लूजपूर्ण संस्थाएं बनाई थी जो आज उन्हीं को विश्वास में नहीं है। ये द्वैधात्मक बातें ना करें। भारत के संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका पर इन्हें दृढ़ विश्वास होना चाहिए, जिस तरीके से देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और माननीय मोदी जी ने कहा है देश की स्वतंत्र जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार और आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया है, छूट दे दी गई है और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और ये आलमगीर आलम साहब का जहाँ तक बात है, ये कह रहे हैं कि नौकर के घर पे मिला है। भाई एक नौकर के घर पे मिला है, ये बात की जानकारी यदि आपको है और वो आपके घर का हिस्सा है, वो ओएसडी का नौकर है, आलमगीर आलम साहब के ओएसडी उनके तार जुड़े हुए हैं इन सारी चीज़ों से, जहांगीर आलम का। तो इन्हें सफाई देने की मैं इसे दाद देता हूं माननीय मंत्री जी को। ये कम से कम माननीय तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरह नहीं रहे, ये भगोड़े नहीं रहे। और उसके पीछे का कारण मुझे लगता है इनका 40-45 साल का जो इनका राजनीतिक जीवन रहा, अनुभव रहा, ये समझ गए थे कि स्थिति है। अब ये कोर्ट के मामले में आने के बाद इनके बड़े भाई जो हैं बांग्लादेश में, मुझे लगता है ये तार विदेश तक जाएगी और पैसा इन्होंने कहां कहां खपाया है उस सब तरफ से इनको निकाला जाएगा। और जब निकलना शुरू हो गया है, ईडी बिना प्रूफ के, बिना कोई परख के आसानी से इन्हें इस कोर्ट में पेश नहीं किया गया, हिरासत में नहीं लिया है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आरोप इन पर सिद्ध होता दिखाई दे रहा है। अब ये आगे जाकर के भविष्य में तय होगा कि माननीय न्यायालय इस पे क्या फैसला करेगा, और इस पर विचार तो ये भविष्य के गर्भ में है। उनका मानना है कि निर्भीक होगा, न्यायालय पे विश्वास करे। लेकिन तत्कालीन स्थिति तो जो स्थिति बन रही है, झारखंड बदनाम हुआ है इस सरकार के द्वारा और पूरे देश में इसकी बदनामी हुई है। कांग्रेस पार्टी में जरा सा भी नैतिकता बची हुई है तो माननीय मंत्री का इस्तीफा तत्काल लेना चाहिए। और राहुल गांधी जी जिस तरीके से कह रहे हैं घूम घूम करके भारत तोड़ने का जो उन्होंने एक मिशन तैयार करके रखा है, विदेशों में जाकर के भारत की बदनामी करते हैं, उस व्यक्ति को जरा सा भी नैतिकता है, क्योंकि वही ऑल इन ऑल है, खड़गे कुछ नहीं है, उन पर तो केवल बाहर का हिस्सा है। ठीक है, रिंकू तिवारी जी जवाब दीजिए। भाई कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए आलमगीर आलम को। ऐसा है कि सबसे पहले तो इस झारखंड में घोटाले की नींव भाजपा सरकार के समय ही रखी गई थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय रघुवर दास जी जो उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में कितने घोटाले हुए, इसका उदाहरण मैं देता हूं। क्या उस समय रघुवर दास जी ने इस्तीफा दिया था क्या? टॉफी टी शर्ट घोटाला, मोमेंटम झारखंड घोटाला, कंबल घोटाला, मैनहट घोटाला, टेंडर घोटाला, पुलिस विभाग में वर्दी घोटाला, ये घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है। दूसरी बात, खनन घोटाले की बात जहां तक आती है, खनन घोटाले की जांच 2016 में इसके कार्यकाल से की जा रही है। उस समय एक परिवहन का मामला आया था कि 253 परिवहन का, खनिजों के परिवहन का मामला आया था, जिसमें से अकेले 233 जो है परिवहन का मामला वो रघुवर सरकार के कार्यकाल में हुए। हेमंत सरकार का कार्यकाल जब प्रारंभ हुआ तो सिर्फ 18 परिवहन के मामले ऐसे हुए थे। तो क्या उस मामले में कार्रवाई हुई? क्या रही बात इस देश का पैसा कहां है, ये प्रधानमंत्री ने एक सप्ताह पहले बता दिया है।
अंबानी के यहाँ है, जो टेम्पू में पैसे भर भर के और कांग्रेस के पास पहुंचाते हैं। क्या इस पर ईडी ने और सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने और संवैधानिक संस्थाओं ने संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री के ऊपर या अडानी या अंबानी के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की? क्या अजीत पवार को घोटालों का ये बादशाह बताते थे, 70,000 करोड़ के घोटाले का ये आरोपी थे, शाम को उन पर आरोप लगाते हैं और अगली सुबह में रातों रात उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाकर उनको सरकार में शामिल करते हैं, अपने साथ सहयोगी बना लेते हैं। वो उन पर कोई कार्रवाई हुई क्या? हेमंत बिस्वा शर्मा, जिसे इन्होंने देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया था, उनको अपने दल में मिलाते हैं और फिर वापस उसी घोटालेबाज, उसी भ्रष्ट व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जो झारखंड में आकर भाषण देते हैं घूसपैठ पर और भ्रष्टाचार पर। ऐसे लोगों पर कार्रवाई हुई क्या? भाजपा अपनी दोहरी नीति और दोहरी मानसिकता और दोहरी बातों से अपने आप को दूर रखे। अगर कार्रवाई करने की बात होती है, संवैधानिक संस्थाएं अगर स्वतंत्र हैं, अगर उन पर सरकार का कोई बस नहीं है, सरकार उनको अपने नियंत्रण में लेकर काम नहीं कराती है, तो ईडी को तत्काल अडानी और अंबानी के घर जाना चाहिए कि भाई इस देश के प्रधानमंत्री की गरिमा का हमें ख्याल रखना है। उन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आपके पास काला धन पड़ा हुआ है, आप हमें आपकी जांच करनी है, आपकी पूरी संपत्ति की जांच करनी है। सबसे पहले तो ईडी और सीबीआई को वहां जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का कहना गरिमामय चीज है। नहीं, आपने रामदास पर सवाल उठाया तो एक सवाल ये भी है कि सत्ता में है आप लोग जांच करवाइए ना, आप सत्ता में जांच करवाइए। जो इतना आपने घोटाला गिना दिया, सारे घोटाले की जांच करवा के जेल भिजवाइए जो अगर दोषी है। तो इसमें बताने से बेहतर यह है कि आप जांच करवा के बताइए, ताकि आप भी ताल ठोक सके कि देखिए जी हमने जांच किया, बीजेपी के लोग नहीं। सरकार जो झारखंड की जो महागठबंधन की सरकार है, वो विद्वेष की भावना से काम नहीं करती है। जांच जारी है। फिर कहना नहीं, यहाँ पर द्वेष की भावना कहाँ आ जाएगी? नहीं, आप फिर यहाँ पर तो गलत हो जाएगा ना रिंकू जी। ये द्वेष की भावना कहाँ है? आपने इतने बड़े एलिगेशन लगा दिए नगर सरकार पर, आपने वर्दी घोटाला न जाने सारे घोटाले की बात को समझिए। हम उठाकर सीधे किसी को जेल में डालने का काम नहीं, जांच तो करवा लीजिए। आरोप लगा है, हम आपको डाल रहे हैं। आप 4.5 साल से साबित होंगे, जेल जाना पड़ेगा। सुनिए ना, ये जब कब जांच करवाएंगे कर रही है सर, जांच करवा के जेल भेजिए। अब आप अगर भाजपा के लोग कहते हैं हम भी क्या उन्हीं की तरह काम करें कि सीधा आरोप लगा, मतलब कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, जैसे कि आरोप पीएम लगा देते हैं फिर लोगों को अपने में शामिल कर लेते हैं पार्टी में, यही है ना? आप भी आरोप ही लगा रहे थे गुरदास पर। नहीं तो आरोप लगा रहे तो हम तो सीधे जेल भेजने का काम तो नहीं ना कर रहे, उठाए और सीधे रिमांड और पूछताछ के नाम पर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। नहीं तो कम से कम जांच तो करवाएंगे ना सर। अगर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप में अगर जरा से भी सच्चाई है तो वो पैसा किसका है? झारखंड के लोगों का है, झारखंड की आवाम का है वो पैसा, तो वो झारखंड की आवाम को मिलना चाहिए। आप जब कह रहे हैं घोटाला हुआ है तो फिर या तो आप झारखंड की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर आप लोग जांच नहीं कर रहे हैं और पैसा इधर उधर है, या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं। दो ही चीज हो सकती है, तीसरी चीज कुछ है सर। ऐसा मनीष जी ऐसा है कि जांच की कार्रवाई जारी है। 2 सालों से सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया है। पिछले 2 सालों से सरकार को और मुख्यमंत्री को और बाकी मंत्रियों को इसी चक्कर में फंसा कर रखा गया है और कोई काम ये नहीं कर रहे हैं। जवाब भी ले लेते हैं, मैं तो जैसे जवाब भी ले लेते हैं सर। मैं तो देखिए रिंकू जी से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रिय सरकार ने अभी तक किसी भी राज्यों में 356 का प्रयोग नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार किया है उसका हिसाब भी नहीं है, लगता है सैकड़ों बार हो चुके होंगे। तो किस आधार पे ये कह रहे हैं कि किसी भी राज्य की सरकार को 356 अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है? दूसरी बात क्या है? दूसरी क्या है, ये निकम्मी सरकार के गठबंधन की सरकार को ये सोचना चाहिए आरोप लगाने से पहले कि भारतीय जनता पार्टी के अतीत में जितनी भी सरकारें रही, हमारे 3 मुख्यमंत्री रहे यहाँ पे, चाहे बाबूलाल जी मरांडी जी की हो, माननीय अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, चाहे माननीय रघुवर जी की सरकार हो। आपने कही थी जब सरकार बनी थी कि ये सरकार एक श्वेत पत्र जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर। इन निकम्मी सरकार में दम है और इस बाजू में ताकत है, तो पहले श्वेत पत्र जारी करे। और ये कांग्रेस पार्टी के जो काबिल प्रवक्ता हैं, ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मूर्धन्य नेताओं पर जो आरोप लगा रहे हैं, जो वर्तमान में अभी उड़ीसा के माननीय गवर्नर हैं,
ये दम है इस सरकार में तो उसमें करे। दूसरी बात क्या है कि भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी के मूर्धन्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि वह पैसा देश का पैसा है, जनता का पैसा है। और लोकतंत्र में जनता ही महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र की परिभाषा को लगता है इन्हें मालूम नहीं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है, जनता महत्वपूर्ण होती है। ये विलाप नहीं करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को या नेताओं को या ये यूपीए की सरकार को। आपने दम है हमारे 4 विधायकों के ऊपर जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन पर भी आपने एसीपी का शिकंजा कसने का प्रयास किया है। आप में दम है, उन्हें गिरफ्तार करके दिखाइए, जिसमें हमारे ओपोजिशन लीडर भी उसमें शामिल हैं। आप केवल गीदड़ भपकी दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल और केवल जनता का पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। आपको माइन से लूटना है, बालू से लूटना है, भ्रष्टाचार करना है और अपने परिवार को बढ़ाना है और परिवार को बचाना है। यही लड़ाई इंडिया अलायंस की है, इसके अलावे कोई कुछ नहीं है। हम राष्ट्र को केंद्र मान के काम करते हैं और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। जनता ही हमारे लिए जनार्दन है, ये हमारा ध्येय है। अंत्योदय का विकास हमारा मूल मंत्र है और इससे ही हम केंद्र मान करके विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं और यही हमारा धर्म है और वही वजह भी है। आज इंडिया अलायंस में ये जिस तरह के लुटेरों का गैंग खड़ा हुआ है, आज भी इन लोगों ने नेता तय नहीं कर पाया है। जो पहले यही लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनकर के देश का नेतृत्व करने का दम भरते थे, आज इस इंडिया अलायंस के पास एक नेता नहीं है और ये नीति और नियत की बात करते हैं। ये किसी कीमत में जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और ये हाशिए पे खड़े दिखाई देंगे। 4 जून इन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए।